नमस्कार दोस्तों, मैं विलास शेटकार, आईटी कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट के दो सेशन आज हम कवर करेंगे। एक सेशन में हम कवर करेंगे इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। उसमें प्रोजेक्ट शुरू कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। उसके बाद जो टाइपस्क्रिप्ट के बेसिक्स है, बेसिक फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें टाइपस्क्रिप्ट में कौन से डेटा टाइप्स हैं, ये सारी जानकारी देखेंगे। उसके बाद जो बेसिक प्रोग्रामिंग के फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लूप होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें बेसिक में कवर करेंगे। उसके बाद सेशन 2 होगा। सेशन 2 में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस की जानकारी हम लेंगे। क्लास देखेंगे, नेम स्पेसेस देखेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, और कोई भी अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी हम देखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट को फर्स्ट इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए हम npm इंस्टॉल कमांड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमको नोड.जेएस हमारे मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। नोड.जेएस इंस्टॉल होता है तो उसके साथ npm जो पैकेज मैनेजर है, नोड पैकेज मैनेजर, ये भी उसी के साथ आता है। नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हम ये जो टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है, कंपाइलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कमांड है npm इंस्टॉल -g फॉर ग्लोबल इंस्टॉलेशन और पैकेज नेम इज टाइपस्क्रिप्ट। ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जो टाइपस्क्रिप्ट का जो पैकेज है, टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। जैसे ही टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज इंस्टॉल हो जाता है तो हमारे पास एक कमांड अवेलेबल हो जाता है, वो है tsc। इसको हम चेक कर सकते हैं -v करके कि ये हमारे मशीन में इंस्टॉल है कि नहीं है। जैसे ही हम tsc-v डालते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट का जो वर्जन है वो वर्जन हम देख सकते हैं। tsc का मीनिंग टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। तो ये जो टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, मीन्स ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देता है। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? तो टाइपस्क्रिप्ट ये जावास्क्रिप्ट का एक रैपर है और सुपरसेट हम उसको बोल सकते हैं। मीन्स कुछ फीचर जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है वो फीचर टाइपस्क्रिप्ट में अवेलेबल है। जैसे कि ये कुछ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और इसका जस्ट एक छोटा सा हम आउटपुट देते हैं कि ए वेरिएबल हमने लिखा है और ये वेरिएबल में कुछ हम वैल्यू प्लेस करेंगे और वो वैल्यू हम प्रिंट करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और ये वेरिएबल में 100 वैल्यू असाइनमेंट कर दिया और ये जो वेरिएबल है उसको हमने प्रिंट किया। तो चलिए हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। tsc हमको डालना है, उसके बाद जो भी टाइपस्क्रिप्ट का फाइल होगा वो फाइल का नेम हमको यहाँ पे प्लेस करना है। ts डालने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर डाला तो भी चलेगा, अगर नहीं भी प्लेस करते हैं ts तो अपने आप वो कंसीडर कर लेगा कि ये टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है और उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके देगा। जैसे ही हम tsc कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो जो basic.ts फाइल है उसका कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में होता है और जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बन जाती है। जैसे कि ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है और इस फोल्डर में हमारा basic.ts फाइल था और अभी basic.js ये फाइल बन चुका है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या राइट हुआ है। तो देखिए, जैसे हमने डिक्लेयर किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। जैसे कि ABCDE वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे वो ABCD वेरिएबल आ चुके हैं और ये जो कंपाइल होके हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट भी यहाँ पे आ चुका है। जस्ट हम इस जो basic.js है उसको हम node.js में एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं। इसके लिए हमको नोड स्पेस हमारे फाइल का नाम हमको देना होता है, जो भी जावास्क्रिप्ट का फाइल है, तब जाके जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो हमने ए का वैल्यू असाइन किया था और कंसोल लॉग ए किया तो फर्स्ट जो वैल्यू है ए का 100 वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो चुका है और बाकी भी कुछ कोडिंग है वो भी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से जो है बेसिक एक फाइल को, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल को अगर जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको tsc कमांड यूज करना होता है। tsc कमांड यूज करके हम उसको कंपाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक।
अगर हमारा पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरा प्रोजेक्ट अगर हमको मैनेज करना है और प्रोजेक्ट कंपाइल करना है, बिकॉज प्रोजेक्ट में एक फाइल तो नहीं होती है, वहां पे काफी सारे फाइल्स हो सकते हैं। तो सभी फाइल के लिए अगर हम एक एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो काफी दिक्कत हो जाता है और हमको काफी टाइम लग सकता है। इसीलिए हम टाइपस्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है TSC हाइफन हाइफन INIT, मीन्स इनिशियलाइजेशन, इनिट उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे ही हम TSC हाइफन हाइफन इनिट करते हैं तो उसके बाद एक टाइपस्क्रिप्ट का इनिशियल फाइल वहां पे बन जाता है। ये जो फाइल है इसको हम बोलते हैं tsconfig.json, एक जेसन की फाइल यहाँ पे बन जाती है। और इस जेसन के फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मीन्स टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को हम कुछ कॉन्फ़िगर करके देते हैं। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में जो भी कुछ फाइल होंगे वो सारे फाइल को कंपाइल करके किसी और फोल्डर में हम डाल सकते हैं। ऐसा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है। इसमें होता है कंपाइलर ऑप्शंस हम पास करते हैं, मींस टाइपस्क्रिप्ट को कुछ ऑप्शंस पास करते हैं। देन टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर जो है ये ऑप्शन यूज करके जो भी टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे उस फाइल को जावास्क्रिप्ट के फाइल में कन्वर्ट करके कंपाइल करके हमको दे देता है। तो इसमें क्या है कि पहले जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन टारगेट करना है, ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन हम यहाँ पे पास करते हैं। देन कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, अगर हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है तो उसमें कौन से टाइप का मॉड्यूल यूज करके उसको रन करना है वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके बाद सोर्स मैप, कुछ कुछ बार क्या होता है कि जो हमारा टाइपस्क्रिप्ट का फाइल होता है वो ओपन सोर्स होता है, और जब हम कंपाइल करते हैं तो उसको मिनीफाई भी कर सकते हैं। तो मिनीफाई अगर करते हैं तो उसमें कोड जो है वो कोड रीडेबल नहीं होता है, उसे लिए एक सोर्स मैप भी फाइल यहाँ पे बनाता है। तो ये सोर्स मैप बनाना है कि नहीं बनाना है इसके लिए हम यहाँ पे फ्लैग सेट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आउट dir, मीन्स जो भी कुछ हमारा टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स है वो फाइल कंपाइल होने के बाद किसी और फोल्डर में अगर हमको रखना है तो वहां पे हम सेट कर सकते हैं आउट dir, मीन्स सेम फोल्डर में वो नहीं होता। और रूट dir मीन्स हमारा सोर्स, जो भी कुछ टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर है, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स जहां पे हम रखते हैं उसका हम डायरेक्टरी नेम यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। मीन्स एक डायरेक्टरी में रहेगा हमारा पूरा टाइपस्क्रिप्ट का सोर्स कोड, और जब ये कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल होने के बाद आउट डायरेक्टरी हम उसमें दे सकते हैं जहां पे हमारा कंपाइल्ड जावास्क्रिप्ट का कोड वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल है ये अपने आप बन जाता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आउट डायरेक्टरी में हम देना है, यहाँ पे हम दे सकते हैं आउट, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं SRC। SRC फोल्डर में जो भी कुछ टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स रहेंगे वो सारे फाइल्स को ये कंपाइलर जो है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर कंपाइल करके आउट डायरेक्टरी में उसको प्लेस कर देगा। मीन्स हमको क्या है कि बार बार हर कोई फाइल को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोजेक्ट में जितने भी फाइल्स रहेंगे वो सारे फाइल्स अपने आप कंपाइल होते रहेंगे। और हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे ही हमको अगर ये पूरा प्रोजेक्ट रन करना है, प्रोजेक्ट रन करने के लिए जस्ट हमको TSC कमांड एग्जीक्यूट करना है। देन उस प्रोजेक्ट में जहां पर भी tsconfig.json रहेगा वो कॉन्फ़िगरेशन यूज करके वो पूरा प्रोजेक्ट जो है पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा, हमको एक एक फाइल कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारा ये प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है टाइपस्क्रिप्ट फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर ये tsconfig बना हुआ है और इसमें बेसिक TS है और इसके अंदर SRC फोल्डर भी अवेलेबल है। तो ये जो है इस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ रहेगा ये इसको कंपाइल करके हमको दे देगा। ओके, तो इस तरह से जो हमारा फाइल है, हमारा फाइल प्रॉपर से पूरा कंपाइल हो चुका है। हमारा ये basic.js हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हम हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। एक जो है कि पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए tsconfig.json हम बना सकते हैं, और दूसरा जो है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक एक फाइल भी हम उसको कंपाइल कर सकते हैं। इस तरह से जो है टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर काम करता है और हम उसको, तो अभी देखते हैं कि इस टाइपस्क्रिप्ट ने क्या नया है जो जावास्क्रिप्ट में नहीं है, और इस टाइपस्क्रिप्ट के कुछ जो फीचर्स है वो फीचर्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम var कीवर्ड यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सेम यहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड यूज किया जाता है। बट जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन नहीं किया जाता, बट जावास्क्रिप्ट में
कोई डेटा कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने var b डिक्लेयर किया है और उसका डेटा टाइप जो है बुलियन हमने डिक्लेयर किया। जैसे नॉर्मल हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var a, वैसे ही हम यहाँ पे भी var a डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नॉर्मल डिक्लेरेशन var a मीन्स a वेरिएबल वहां पे हमने डिक्लेयर किया, उसमें कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं किया। बाय डिफॉल्ट उसका जो वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास var b इक्वल टू बुलियन मीन्स सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसका डेटा टाइप भी हमको डिफाइन करके रखना है। ये हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। और थर्ड ऑप्शन में क्या है कि हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको डायरेक्ट असाइन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे कि var c इक्वल टू 100 मीन्स ये जो डेटा टाइप है, ये टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है कि जो फर्स्ट हमने वैल्यू उसको असाइन किया है वही डेटा टाइप वो कंसीडर करके आगे वाली सब प्रोसेस कर देता है। उसके बाद हम कोई वेरिएबल डेटा टाइप और वैल्यू दोनों भी हम असाइन कर सकते हैं। मीन्स वेरिएबल का डेटा टाइप जैसे कि वेरिएबल var d, उसका डेटा टाइप हमने डिसाइड किया स्ट्रिंग और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दिया स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन को यूज करके हम जो है टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद और एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई वेरिएबल में हमको दो तरीके के वैल्यूज हमको स्टोर करने होते हैं, तो वो भी ऑप्शन टाइपस्क्रिप्ट में अवेलेबल है। उसके लिए हम ये पाइप कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और ये पाइप कैरेक्टर यूज करके हम एक से ज़्यादा जो डेटा टाइप होंगे वो डेटा टाइप हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ये जो पाइप है इसको टाइपस्क्रिप्ट में बोलते हैं यूनियन मीन्स मल्टीपल डेटा टाइप जो है हम उसको असाइन कर सकते हैं। अभी देखिए वेरिएबल ई, इस वेरिएबल में हमने क्या किया कि ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल स्ट्रिंग और बुलियन ये दोनों भी उसमें एक्सेप्ट कर सकता है। तो चलिए कि ये डेटा टाइप काम कैसे करता है ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा कि ये वेरिएबल में हमने कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसका जो डेटा टाइप होता है बाय डिफॉल्ट एनी होता है। एनी मीन्स इसमें कोई भी वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको रन करके क्या कोई एरर आता है और इसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप हम इसमें प्लेस करके देखते हैं। जैसे कि ये में हमने 100 मीन्स इट्स अ नंबर हमने प्लेस करके देखा, क्या होता है देखेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग प्लेस करेंगे, उसके बाद क्या होता है देखेंगे, और हम बुलियन उसमें असाइन करने का कोशिश करेंगे कि ये एरर देता है या फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। TSC बेसिक। ओके, जैसे ही हम इसको रन करते हैं, रन करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर कंपाइलेशन में कुछ एरर्स आते हैं तो कंसोल में हम उसको एरर्स को देख सकते हैं। देखिए इसमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया है। मीन्स जो ए वेरिएबल है ये वेरिएबल का डेटा टाइप एनी होने के वजह से उसमें हम कोई भी टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द ऑप्शन 1। अब हम देखते हैं बी वेरिएबल के बारे में। जो बी वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है बुलियन। ओके, और उसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अब उसमें हमने वैल्यू सेट नहीं किया इसलिए उसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड है। तो चलिए हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर करने का कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू उसको असाइन करने का हम कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग, उसके बाद हम बुलियन वैल्यू भी हम उसको प्लेस करने का कोशिश करते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। तो जब हम ये कंपाइल करने का कोशिश करते हैं तब कंपाइलेशन के टाइम पे हमको एरर आ जाएगा कि बी जो है ये डेटा बी का जो डेटा टाइप है दैट इज द बुलियन, और तुम जो उसको असाइन कर रहे हो दैट इज द स्ट्रिंग, दिस इज नॉट असाइनेबल। ओके, तो देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे, जैसे कि हम देख सकते हैं लाइन नंबर 15 पे हम क्या कर रहे थे कि स्ट्रिंग बुलियन को असाइन कर रहे थे, ये अलाउड नहीं है टाइपस्क्रिप्ट में। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स पहले जावास्क्रिप्ट में आते थे, मीन्स कोई भी वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू असाइन करो, तो ये जो प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में दिया गया है कि हम
अगर कोई वेरिएबल को हमको रिस्ट्रिक्ट करना है कि स्पेसिफिक डेटा टाइप ही वो एक्सेप्ट करे, तो ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में ही कुछ अगर एरर आता है तो रन टाइम एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए टाइपस्क्रिप्ट जो है काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है आज डेवलपर के लिए। तो चलो अभी हम इसको कमेंट करके हमारा जो कोड है फिर से एक बार कंपाइल करके देखते हैं, बिकॉज हमने अभी बी वेरिएबल में फॉल्स वैल्यू असाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ये बुलियन वैल्यू है, तो बुलियन वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी ये जो कोड है हमारा ये प्रॉपर से कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं आया, बिकॉज बी जो डेटा टाइप है वो बुलियन है और उसमें जो वैल्यू हम फॉल्स सेट कर रहे हैं वो भी बुलियन है, इसीलिए वो प्रॉपर से वहाँ पे जो है एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा और कुछ चेक करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि हमने सी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है और सी वेरिएबल का हमने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, मींस सी वेरिएबल में हमने डायरेक्टली वैल्यू असाइन किया है जो कि 100 वैल्यू है। अभी हम चेक करते हैं कि सी वेरिएबल में स्ट्रिंग हम असाइन कर सकते हैं क्या। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे उसमें नंबर असाइन करने का। तो पहले हम चेक करते हैं उसमें स्ट्रिंग असाइन हो सकता है क्या। देखिए फिर से एरर आ चुका है, बिकॉज ये जो सी वेरिएबल है, सी वेरिएबल का डेटा टाइप हमने तो नहीं दिया, बट जो फर्स्ट वैल्यू हमने असाइन किया था उस वैल्यू का जो डेटा टाइप था वो डेटा टाइप उस वेरिएबल को असाइन हो जाता है। टाइपस्क्रिप्ट उसको कंसीडर करता है कि उसका जो इनिशियल वैल्यू का डेटा टाइप है वही डेटा टाइप वो एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम उसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो अभी हम देखते हैं कि उसमें अगर दूसरा नंबर वैल्यू जो है वो वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्या। तो हाँ, अभी हम नंबर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में हम नंबर वाला दूसरा वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। देखिए कंपाइल हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास और एक ऑप्शन था जो कि अगर मल्टीपल डेटा टाइप अगर वो कोई वेरिएबल को एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए हमने यूज़ किया टाइप कैरेक्टर, मीन्स यूनियन हमने यूज़ किया। अभी यहाँ पे ई जो वेरिएबल है इस ई वेरिएबल में हम स्ट्रिंग और बुलियन ये दो तरीके के वैल्यूज हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस ई वेरिएबल में हम स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं क्या, बिकॉज हमने उसमें स्ट्रिंग और बुलियन का डेटा टाइप हमने उसको यूनियन के जरिए से दिया था। देखिए यहाँ पे हमारा टाइपस्क्रिप्ट प्रॉपर से कंपाइल हो चुका है, मींस ये जो यूनियन ऑपरेटर है ये यूनियन ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से जावा टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल को डेटा टाइप के साथ रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये कुछ ऑप्शंस है। इस तरह से हम वेरिएबल जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे के कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स। टाइपस्क्रिप्ट में कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, जो जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वही ऑपरेटर्स हमारे टाइपस्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। तो चलो देखते हैं कुछ बेसिक ऑपरेटर के साथ। हमने यहाँ पे चेक किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एफ और उसका डेटा टाइप हमने सेट किया एनी और जी का हमने सेट किया एनी। मीन्स कभी कभी जो है डेटा टाइप डेटा का वैल्यू हमको पता नहीं होता है और उसका डेटा टाइप हमको पता नहीं होता है, इन दैट केस हम एनी यूज कर सकते हैं, मीन्स हम उस वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि एफ इक्वल टू जी, इसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट क्या आता है। पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। अब हम जो जावास्क्रिप्ट का फाइल बना हुआ है उसको हम रन करते हैं, नोड बेसिक। तो देखिए हमने यहाँ पे कंसोल लॉग किया था एफ इक्वल टू जी और एफ इक्वल टू जी। यहाँ पे डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के साथ हमने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया था। जैसे कि ये क्या चेक करता है, डबल इक्वल टू का मीनिंग ये है कि जो वैल्यू है वो वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा।
जैसे कि f में जो वैल्यू है दैट इज 200 और g में जो वैल्यू है दैट इज अगेन 200। मीन्स ये दोनों वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वैल्यू तो सिमिलर है, बट इसका जो डेटा टाइप है, f का जो डेटा टाइप है वो अलग है, नंबर है, और g का जो डेटा टाइप है वो है c। तो इस वजह से जो सेकेंड कंसोल हमने किया था ट्रिपल इक्वल टू के साथ, ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है कि वैल्यू तो चेक करता ही है, उसके साथ और एक चेक करता है कि दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर सिमिलर नहीं है तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। इस वजह से हमारा जो कंसोल लॉग हमने सेकंड किया था ट्रिपल इक्वल टू के साथ कंपैरिजन करने के लिए, तो वहां पे हमारा ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन फेल हो चुका है, बिकॉज दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप है दैट इज डिफरेंट डेटा टाइप। तो इस तरह से जो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है, इक्वल डबल इक्वल टू के साथ हम इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, ट्रिपल इक्वलिटी के साथ वैल्यू और उसका डेटा टाइप हम चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू यूज करके हम वो चेक कर सकते हैं। देन नॉट डबल इक्वल टू, उसमें जो है कि जस्ट उसमें भी वही चेक होगा कि दोनों का डेटा टाइप भी सेम नहीं है, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। तो इस तरह से ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे कि इक्वल टू मीन्स उसमें हम कोई भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू यूज कर सकते हैं। प्लस इक्वल टू मीन्स जो फर्स्ट वेरिएबल में जो कुछ वैल्यू रहेगा उस वैल्यू में हम नया वैल्यू ऐड करके वो हम वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं प्लस इक्वल टू। माइनस इक्वल टू का मीनिंग ये है कि करंट एग्जिस्टिंग वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू से माइनस करके नया जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू उस वेरिएबल में हम सेट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, देन हमको ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट हमको ये कंपाइल करना होगा और हम इसको नोड.जेएस में एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने h वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका जो डेटा टाइप है नंबर सेट किया और उसमें 200 वैल्यू हमने इनिशियली सेट किया था। उसके बाद h प्लस इक्वल टू 20 मीन्स h में जो फर्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू प्लस करके उसमें 20 ऐड करना है और वो वैल्यू जो आएगा नया वैल्यू वो वैल्यू हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। यही अगर हमको दूसरे वे से करना है तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं, h इक्वल टू h प्लस 20। इस तरह से इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट मीन्स शॉर्ट कोड शॉर्ट करने के लिए ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू दोनों का कैलकुलेशन होके वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टाइपस्क्रिप्ट में है, जैसे कि प्लस एडिशन करने के लिए हम प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस जो है दो वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू में से सेकेंड वैल्यू माइनस करने के लिए हम माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। चलो जस्ट एक इसका जो एग्जांपल है एग्जांपल हम चलाते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास h और i ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, h का वैल्यू 200 है और i का वैल्यू जो है 20। तो इसमें एडिशन करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करने के लिए माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं और डिवीजन करने के लिए हम स्लैश यूज कर सकते हैं। और मॉड्यूलस के लिए मीन्स जो भी कुछ रिटर्न वैल्यू आएगा उसके लिए हम परसेंटेज सिंबल साइन यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले कंपाइल करते हैं एंड देन रन करके चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट हमने एडिशन किया तो उसका वैल्यू आया 240 और उसके बाद हमने सब्सट्रैक्शन किया तो उसका जो वैल्यू आया h माइनस 20 h माइनस आए 200 मीन्स उसका यहाँ पे 220 वैल्यू हुआ था, उसकी वजह से उसमें 200 उसका वैल्यू आया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू, उसके बाद डिवीजन का वैल्यू और
लास्ट में डिवाइड करने के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो रिमाइंडर ये मॉड्यूलस सिंबल के थ्रू हम ले सकते हैं। तो इसमें डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, इसीलिए यहाँ पे जो है 0 आ चुका है। और हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर है, जो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर है वही यहाँ पे भी यूज होता है। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या काम करता है, जैसे कि कोई अगर दो वेरिएबल्स है या फिर स्ट्रिंग हमको अगर ज्वाइन करने हैं, तो स्ट्रिंग ज्वाइन करने के लिए ये स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास j एंड i ऐसे दो वैल्यूज है। j वेरिएबल जो है उसमें स्ट्रिंग है और i जो वेरिएबल है उसमें हमने 20 वैल्यू सेट किया है। तो जब हम एक कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल लॉग करने के बाद हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमको एरर आ सकता है बिकॉज ठीक है, हम पहले इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अभी इसको नोड में रन करते हैं। देखिए, जे वेरिएबल में वैल्यू था हमारा वैल्यू और आई वेरिएबल में वैल्यू था हमारा 20। तो ये क्या होता है कि जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये कॉन्कैटनेट करने का भी काम करता है। मीन्स दो अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है, दो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो उनको ज्वाइन करने का काम भी ये प्लस ऑपरेटर करता है। मीन्स टाइपस्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट में प्लस ऑपरेटर के दो यूसेज है। एक एडिशन के लिए हम यूज करते हैं और दूसरा जो है दो स्ट्रिंग जोड़ने के लिए भी हम ये प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि हमने अगर नॉर्मल हमको फंक्शन लिखना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं और उसमें उस फंक्शन का नाम हम लिखते हैं, जो भी कुछ हमारा हमको फंक्शन डिक्लेयर करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड फंक्शन लिखा और उस फंक्शन में अगर कुछ हमको पैरामीटर्स चाहिए होंगे तो पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में जब हम पैरामीटर सेट करते हैं तो उसमें हम डेटा टाइप सेट नहीं कर सकते। बट टाइपस्क्रिप्ट में जब भी हम कोई पैरामीटर सेट करते हैं तो उस पैरामीटर का डेटा टाइप भी हम एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये वेरिएबल, ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर का डेटा टाइप नंबर होना चाहिए। अगर हम उसमें स्ट्रिंग पास करेंगे तो कंपाइलेशन के टाइम पे ही एरर देगा कि ये जो भी कुछ वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे नंबर नहीं है, इस तरह से। और उसके बाद जो है हम प्रॉपर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिए, आर्गुमेंट्स पास कर दिए। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। और हम इसको रन करके देखते हैं जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो देखिए कि ये ऐड फंक्शन को हमने कॉल किया, कॉल करके हमने उसमें ए आर्गुमेंट पास किया और बी का वैल्यू भी सेट किया। ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू 30। तो ए प्लस बी जो है 50 होता है। तो यहाँ पे कंसोल में उसको प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में होता है उसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं। जस्ट एडिशनल यहाँ पे हम पैरामीटर्स के डेटा टाइप हम सेट कर सकते हैं। और एक नया जावास्क्रिप्ट में फीचर आ चुका है, दैट इज द एरो फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में और टाइपस्क्रिप्ट में दोनों जगह पे हम ये एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है ES6, उसमें ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन लिखते कैसे, जैसे कि एडिशन के लिए हमने फंक्शन लिखा, मीन्स ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा फंक्शन था। बट एरो फंक्शन जो है वो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर किया ऐड 1 इक्वल टू ब्रैकेट में, जैसे हमने आर्गुमेंट पास किए थे फंक्शन के लिए वैसे ही आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन यूज करके हम एरो जैसा सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद इसका अगर जो भी कुछ एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन है तो वो एग्जीक्यूशन हम इस एरो के बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कंसोल करना है सिर्फ, तो हम ये डायरेक्टली कंसोल कर सकते हैं। ये और बी का वैल्यू हम यहाँ पे कंसोल डायरेक्टली कर सकते हैं। ये जो फास्टर वे है, इसलिए इसको एरो जैसा नोटेशन होता है, इसलिए इसको एरो फंक्शन बोलते हैं और इसको लैम्डा फंक्शन ऐसा भी बोलते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करके देख। नोड
में हम इसको चलाते हैं। तो देखिए कि जो हमने ऐड वन एरो फंक्शन के ज़रिए लिखा, तो उसका आउटपुट जो है वो कंसोल में प्रिंट हो चुका है। तो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में जस्ट यही एक बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो फंक्शन होता है, नॉर्मल जो हम फंक्शन कीवर्ड यूज करके जो फंक्शन लिखते हैं, उसमें जो दिस कीवर्ड होता है वो विंडोज ऑब्जेक्ट को या फिर ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, पॉइंट करता है। और जो हम एरो फंक्शन लिखते हैं, तो ये एरो फंक्शन जब हम लिखते हैं तो ये एरो फंक्शन जहां पे डिक्लेयर किया है उस ऑब्जेक्ट को वो रेफर करता है। ये एक मेजर इसमें डिफरेंस है। जब इसमें काफी कुछ कोडिंग हम करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। एंगुलर में हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे पास और एक डेटा टाइप अवेलेबल है, जैसे कि एरे। जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो टाइपस्क्रिप्ट में टपल कहलाया जाता है। और जावा टाइपस्क्रिप्ट में एक नया एरे कंसेप्ट है। मीन्स एरे में हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ARR ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और उसमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट हम प्लेस कर सकते हैं उस एरे में। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लेस किया ABC, और सभी का जो डेटा टाइप है वो सिमिलर डेटा टाइप है, मीन्स सभी जो है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं। और इसी वजह से हम, जैसे हमने अभी देखा था कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर डिफरेंट है और उसमें डिफरेंट वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते, डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरह से अगर एरे का डेटा टाइप अगर डिफरेंट है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप का एलिमेंट हम प्लेस नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक कोशिश कर रहे थे कि चेक करेंगे कि इस एरे में हम नंबर पुश कर सकते हैं क्या। पुश मीन्स उस एरे में एक नया एलिमेंट हम अंत में ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कि ये जो वैल्यू हम उसमें पुश करने का कोशिश कर रहे हैं वो है नंबर, उस वजह से यहाँ पे एरर आ चुका है। आर्गुमेंट ऑफ टाइप 1 2 3 इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप t। मीन्स उस एरे में हम स्ट्रिंग पुश कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट हम नंबर ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। इस वजह से यहाँ पे कंपाइलेशन के टाइम पे एरर आ चुका है। तो ये जो एरर आ रहा है तो इसको हम चेक करते हैं कि अगर सेम डेटा टाइप ऐड करके तो कंपाइल हो सकता है क्या। तो चलिए हम इसको फिर से एक बार कंपाइल करके चेक करते हैं। तो देखिए अभी इस एरे में हम स्ट्रिंग पुश कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, बिकॉज जो डेटा टाइप है नए एलिमेंट का वो सिमिलर डेटा टाइप है एरे का, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है। तो कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। और दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है टाइपस्क्रिप्ट में उसको बोलते हैं टपल। टपल मीन्स जो हमारा जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल एरे है उसी तरह से वो काम करता है। नॉर्मल कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें जैसे हम जावास्क्रिप्ट में एरे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम डिक्लेयर करके उसमें हम कोई भी टाइप का एलिमेंट हम उसमें प्लेस कर सकते हैं। अगर हमको मिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट्स एरे में चाहिए तो उस टाइम पे हम ये जो टपल है टपल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि टपल में हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों टाइप के एलिमेंट पुश करने का, देखते हैं इसमें एरर आता है या नहीं। तो देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज टपल जो है टपल में हम मिक्स डेटा टाइप के एलिमेंट उसमें प्लेस कर सकते हैं। और इस सेशन का लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट जो है वो हम कवर करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में हम जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सेम तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बाहर पर्सन, पर्सन इक्वल टू हमने एक छोटा सा पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करली ब्रैकेट यूज करके, उसमें एफ नेम, एल नेम, ईमेल और गेट फुल नेम का मेथड हमने उसमें प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज होते हैं और उसमें मेथड्स होते हैं। कोई भी दुनिया में हर कोई जो चीज बनी है वो ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला बॉल, तो बॉल के कुछ खुद के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बॉल का शेप है, बॉल का कलर है, और बॉल का जो मटेरियल है। इस तरह से
हर कोई ऑब्जेक्ट के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और खुद का कुछ फंक्शन भी होता है, फंक्शनैलिटीज होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जो है ये बेसिक दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और दूसरे मेथड्स। मेथड्स उसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का खुद का कुछ काम होता है, जैसे कि बॉल को अगर हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो बाउंस करना ये उसका फंक्शनैलिटी है, ये उसका टास्क बोल सकते हैं हम, या फिर उसका ये फंक्शन है। तो इस तरह से हर कोई ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होते हैं और उसका एक या एक से ज्यादा फंक्शंस उसके हो सकते हैं। तो जैसे कि पर्सन, पर्सन में प्रोग्रामेटिकली हम पर्सन का ऑब्जेक्ट अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये एफ नेम, यल नेम और ईमेल ये प्रॉपर्टीज है, और गेट फुल नेम ये उसका मेथड है। प्रोग्रामिंग में हम उसको मेथड बोलते हैं और नॉर्मल उसको हम फंक्शन भी बोल सकते हैं।